यहाँ पर जो 2008 के अंदर जो बम धमाका हुआ और उसमें 6 लोगों की बेकसूर लोगों की जानें गई थी जो नमाज़ पढ़ने के लिए जा रहे थे और 100 से ज़्यादा लोग उसमें ज़ख्मी हो गए थे। इतने साल केस चलता है। पहले यहाँ का महाराष्ट्र की ATS उसको इन्वेस्टिगेट करती है, फिर उसके बाद है तो NIA के हवाले कर दिया जाता है। NIA जब इन्वेस्टिगेट करती है तो क्या क्या बातें सामने आती है ये रोहिणी सेलियन ने बता दिया है। ATS के जो प्रमुख थे जिन्होंने ऐसे ऐसे लोगों को लेकर आया था जो इस देश के अंदर कभी आप तस्वर नहीं कर सकते थे, उनको आरोपी बनाया गया था उसमें, और फिर बाद में उस ऑफिसर को कैसे मारा गया है कि ये भी आप अच्छी तरह से जानते हैं। आज हम ये परिवार को सिर्फ इतना कहने के लिए आए हैं कि आपके साथ इंसाफ नहीं हुआ है और इंसाफ की ये लड़ाई अभी ख़त्म नहीं हुई है। ये लड़ाई के अंदर हम भी है और सड़क चलता हुआ एक आम आदमी भी है जो आज इस मुल्क के अदालत से ये सवाल कर रहा है कि अगर ये बम ये लोगों ने नहीं फोड़ा था तो आसमान से किस जगह से ये बम आया था या ज़मीन से कहाँ से निकल कर ये बम आया था कि जिसकी वजह से आम लोगों की जानें चली गई। अभी तक कोई भी दोषी नहीं है और सवाल सिर्फ हम ये 2 घटनाओं के बारे में नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ यही 2 बम धमाकों के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। समझौता ब्लास्ट किसने किया तो एजेंसीज कहती है हमको नहीं पता है। मक्का मस्जिद ब्लास्ट हैदराबाद का कितना गूंजा था वो, किसने किया एजेंसीज कह रही है हमको नहीं पता है। ट्रेन धमाका किसने किया हमको नहीं पता है। 2006 मालेगांव किसने किया हमको नहीं पता। 2008 किसने किया नहीं पता। पहलगाम 2025 किसने किया हमको नहीं पता। तो अगर यही है तो आप एक तरीके से संदेश दे रहे हैं कि आओ भाई कोई भी आओ, फोड़ो यहाँ पर और चले जाओ। हम तो फैसला यही सुनाएंगे कि कोई भी किसी ने भी नहीं किया है। इसका मतलब ये लिया जाए जांच एजेंसियों की जरूरत ही नहीं रही क्योंकि किसी काम के लिए। देखिए मैं तो आपको मैं सबूतों के साथ दे रहा हूँ, मैं तो नाम के साथ एक एक केस के बारे में बता रहा हूँ उसमें। जब तक आप आतंकी घटना के अंदर रंग और राजनीति देखते रहेंगे और राजनीति करते रहेंगे तब तक इस मुल्क के अंदर आतंकी घटना होती रहेगी और इंसाफ कभी नहीं होने वाला है। सर इसमें आज जो है नासिक जिले में कल हमारे पास में संभाजी भिड़े आए और उन्होंने फिर से ये कहा कि राष्ट्रीय एकात्मता जो है ये मूर्ख बनाए, नालायक बनाए। सर्व धर्म समभाव जो है वो एक मूर्ख बनाए हो गए गलत अल्फाज इस्तेमाल किए जो बोल नहीं सकते। तो ऐसे लोग जो ऐसी बात म्हणजे जे मराठीत असे लोक जेव्हा असे बोलतात तर याचा इम्पॅक्ट काय होतो समाजावर किंवा नाही, असे लोकांना कोणी मोठं केलं? आजच्या काही वर्षापूर्वी तुम्ही कोणत्याही माणसाला विचारा, असा पत्रकार म्हणून आपल्याला विचारतो की एक 4 वर्षापूर्वी आपल्याला माहीत होतं का की असा प्रकारचा एक माणूस आहे करके ज्याचं नाव किडे आहे? माहीत होतं? नाही माहीत होतं। आता एजेंडा आल्यावर मीडिया ही कशा प्रकारे काम करत आहे, एका सामान्य चिल्लरच्या माणसाला आपण इतकं मोठं करून टाकतात, मग ते काही बडबड करतो आणि त्याची बातमी होतं। या देशामध्ये एका वेगळ्या प्रकारचा आतंक कशा प्रकारचे सुरू आहे मी आता बोलणार नाही आहे। कोणत्या माणसाला आपण किती महत्त्व द्यायचं हे आता मीडियाला करण्याची आवश्यकता है, मला असं वाटतं। पार्टी को मजबूत करने के लिए महाराष्ट्र में आने वाले इलेक्शन जो आ रहे हैं हमने ये फैसला किया है, चाहे वो ग्रामीण इलेक्शन हो, ज़िला परिषद का, पंचायत समिति का, नगर पालिका, नगर परिषद, महानगर पालिका, MIM पूरे महाराष्ट्र के अंदर इलेक्शन लड़ेगी। इसी के साथ कोई आए तो ठीक, नहीं आए तो एकला चलो रे। सर दूसरा ये है कि कुछ सियासी लीडरों के दफ्तर से जो है MIM के पोस्टर्स और वो सब निकल गए हैं और जल्द ही दूसरे कोई पोस्टर्स वहाँ पे लगने दीजिए, लोग आते हैं लोग जाते हैं, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। देखिए हम तो ये समझते हैं कि साध्वी का जो भगवान होंगे हमारे अल्लाह, उन्हें सबसे ज़्यादा अच्छा रंग अगर कोई नज़र आता था तो वो हरा रंग था। इसीलिए दुनिया की धरती के ऊपर सबसे आम रंग कोई है तो वो हरा रंग है। पेड़ पौधे, सब्जी, फल, फूल ये सब हरे रंग से ताल्लुक़ रखते हैं। ऐसे घटिया सवालों का जवाब
ऐसे ही घटिया लोग दे सकते हैं जो मैंने आपको बताया है कि आप जब तक आतंकी घटनाओं को आप आतंक की नज़र से नहीं देखेंगे कि साहब ये आतंकी है, इसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। हम किस मुद्दे के ऊपर भटक चुके हैं। जिस दिन नतीजा आया, आप किसी भी टीवी चैनल को उठा के देख लीजिएगा, चर्चा ये हो रही थी कि कांग्रेस ने उस वक्त ये कहा था कि इस देश के अंदर अब भगवा आतंकवाद आ गया है, सैफरन टेरर आ गया है करके। तो चर्चा ये नहीं हो रही थी कि आखिर बम फोड़ा किसने था, आरोपी थे कौन। ऐसे कौन सी बातें सामने आई है कि जज ये कहता है कि बराबर से पंचनामा नहीं किया गया था। हम क्या ये सुनने के लिए बैठे हैं 17 साल के बाद कि जज साहब हमको ये कह रहे हैं कि साहब वो पंचनामा नहीं हो बराबर से हो पाया था। 5-5 जजेस बदल गए, पहले ही जज है, आप तो फैसला उस वक्त भी दे सकते थे कि ये पंचनामे को डबल से किया जाए करके। 17 साल जब कोई निशानी नहीं बची है, हमको ये सुनाया जा रहा है कि नहीं साहब 17 साल पहले पंचनामा बराबर नहीं हुआ था। आज दुर्भाग्यवश हमको ये कहना पड़ रहा है कि ये फैसले जो है, ये आम लोगों का विश्वास जो न्याय प्रणाली के ऊपर, जुडिशरी के ऊपर, हमारी अदालतों के ऊपर जो है, कहीं ना कहीं उसके ऊपर एक सवालिया निशान खड़ा करता है। इसमें आज जिन लोगों ने किया है, अगर समझ लीजिएगा अदालत की अगर हम मान ले कि ये लोग नहीं दोषी थे, तो करने वाला तो कहीं ना कहीं घूम रहा है। और हम इतनी आसानी से ऐसे लोगों को कुछ भी बोलने के लिए, फैसला आया है तो रोड के ऊपर निकल गए हैं नाचने के लिए। हम उनको ये कह रहे हैं, हम हुकूमत से आंख में आंख डालकर नरेंद्र मोदी साहब से हम ये सवाल कर रहे हैं कि जो असद साहब ने पार्लियामेंट के अंदर, ये 4 चूहे कौन थे जो इस मुल्क के अंदर चलते हुए टहलते हुए आए, बेकसूर लोगों को मारे और टहलते हुए वापस चले गए हैं करके। तो कहीं ना कहीं आप अपने भक्तों को इस तरीके से बेवकूफ़ बना सकते हैं। हम ना आपके भक्त हैं, ना आपके झूठ को कबूल करने वाले हैं। हम आपसे बराबर सवाल करते रहेंगे, हम आपके खिलाफ बराबर लड़ते रहेंगे। सर, ये ATS ने जो है हेमंत करकरे साहब ने जान पे खेल के सब सबूत जमा किए थे। सरकारी वकील रोहिणी सालीन का ये कहना है कि हम पे दबाव था कि इनके साथ नरम रवैया अख्तियार किया जाए, और वो सबूत कहाँ गए, इस बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, मैं समझता हूँ कि शहीद हेमंत करकरे साहब हो या दूसरे ऑफिसर्स, जिन लोगों ने उस मुंबई के आतंकी हमले में अपने सीनों को बंदूक की गोलियों के सामने रखा, उसमें शहीद हेमंत करकरे साहब ने ये नहीं देखा कि ये आतंकी मामले के अंदर करने वाले कौन है। उनके हाथ में पुख्ता सबूत लगे, उन्होंने ये सब को है तो जेल में बंद किया। इन सब के ऊपर उन्होंने आरोप लगाए, एविडेंस के साथ लगाए। दुर्भाग्यवश उन्हें किस तरीके से मारा गया वो एक अलग बात है, लेकिन आज अगर हम जश्न मना रहे हैं तो एक तरीके से हम शहीद हेमंत करकरे की हत्या का जश्न मना रहे हैं। ये भाजपा वाले, ये दूसरे संगठन जितने भी हैं, ये सभी लोग जो है उनकी शहादत के ऊपर सवाल खड़े कर रहे हैं। इसमें मामूली बात नहीं है कि इस देश में एक सर्विंग आर्मी ऑफिसर जो नौकरी के ऊपर है और छोटा मोटा कोई ओहदे के ऊपर नहीं बल्कि एक लेफ्टिनेंट कर्नल रैंक का ऑफिसर, उसको पकड़ कर लेकर आना, क्या आर्मी उस वक्त पूरी खामोश बैठी थी कि नहीं हमारी इस वर्दी के ऊपर गलत इल्ज़ाम लगाया जा रहा है करके? उस वक्त आर्मी के बड़े बड़े ऑफिसर्स को भी ये जानकारी दी गई थी कि आपके ये ऑफिसर के ख़िलाफ़ हमारे पास ये सबूत है करके। तो आज इतने सालों के बाद जब ये हो रहा है तो हम सिर्फ क्या कर सकते हैं? हम हुकूमत से जितना लड़ना है लड़ेंगे,
हम हुकूमत से जो भी सवाल करना है हम करेंगे। अदालत की जो भी लड़ाई लड़ने का है उसमें हमारे से जो बन सकेगा हम करेंगे। और भी तंजीमें साथ में आ रही है। हमारा तो यही कहना है कि जो पीड़ित है वो पीड़ित ने सुप्रीम कोर्ट में जाकर है तो ये गुहार लगानी चाहिए कि मेरे साथ, मेरे परिवार के साथ नाइंसाफ़ी हुई है, मेरा बच्चा, मेरा बेटा, मेरा भाई, मेरा शौहर मारा गया, बेकसूर था, इसका कोई लेना देना नहीं था, ये केस को रिव्यू किया जाए करके। लेकिन वो परिवार तो इतने गरीब है कि वो अदालत तक नहीं पहुंच सकते, तो क्या MIM इसका जिम्मा लेंगे? MIM हमेशा से ही मतलब मजलूमों के साथ खड़ी हुई है उसमें। और सिर्फ MIM ही नहीं, जिस दिन मालेगांव की आवाम को ये पता चलेगा कि साहब ये सुप्रीम कोर्ट में जाने का है, किसी और को पैसा जमा करने की ज़रूरत नहीं रहेगी इसमें। इस काम के लिए आप सिर्फ MIM के बारे में बात कर रहे हैं, जो इस मुल्क से मोहब्बत करता है, जो इस मुल्क के अंदर इंसाफ चाहता है, इंसाफ की लड़ाई लड़ना चाहता है, उसमें हो सकता है कि हमारे कई सारे हिंदू भाई भी होंगे जो आगे आएंगे और ये कहेंगे। क्योंकि आज अगर हम ये सवाल उठा रहे हैं तो हम उन बेहिसाब 190 के करीब जो ट्रेन के अंदर बैठे हुए थे, 2006 के ट्रेन, मुंबई ट्रेन धमाकों के अंदर जो 190 के करीब लोग मरे थे, उसमें क्या एक जाति के लोग थे, एक धर्म के लोग थे? बम रखने वालों को ये मालूम था कि नहीं ये डब्बे के अंदर है तो सिर्फ एक ही जाति के लोग हैं। उन्होंने जब बम रखा तो उनको ये मालूम था कि इस ट्रेन के अंदर सफ़र करने वाला हिंदू भी है, मुसलमान भी है, सिख भी है, पारसी भी है, सिंधी भी है, जैन भी है। तो मरने वाले वो लोगों को हम क्या जवाब दे रहे हैं? यही कह रहे हैं कि साहब अब हो गया है, अब है तो हमारा सब भूल जाओ, इतने साल हो गए हैं, अब आगे बढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ये लड़ाई लड़नी है, आगे भी लड़ते रहेंगे। सर हिंदी में थोड़ा आपके यहाँ आने का